पुष्पा मूवी के इस डायलॉग ने पूरे हॉल को तालियों की गूंज से भर दिया था, लेकिन इस पूरी मूवी का असली हीरो पुष्पा था ही नहीं। वेट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ अल्लू अर्जुन, बट मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि इस मूवी में उनसे बड़ा भी कोई एक हीरो था, और उस हीरो का नाम था लाल चंदन। वही लाल चंदन जिसके लिए पुष्पा ने झुकने से इनकार कर दिया था, और इसी लाल चंदन के इर्द गिर्द पूरी मूवी घूम रही थी। और इस मूवी में दिखाया गया है ये आम से दिखने वाली लकड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह पाई जाती है और कितनी महंगी भी है। रिपोर्ट्स बताती है कि इस 1 टन लाल चंदन लकड़ी की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। क्या है आखिर इसके इतने महंगे होने का कारण, और आखिर ये सिर्फ शेषाचलम में क्यों मिलती है? अब चूंकि ये इतनी महंगी है तो सिरनू और रेड्डी जैसे बुरे लोगों की नजर इस पर रहती ही है, और यही कारण है जिसकी वजह से धांधले से आज इसकी तस्करी की जा रही है। आज ये लाल चंदन की लकड़ी विलुप्त होती जा रही है। पर आखिर ये सब कैसे हुआ, और क्या है लाल चंदन का इतिहास, और क्यों आखिर सरकार भी इस लाल चंदन को बचा नहीं पा रही है, जानेंगे इस वीडियो में। इसकी शुरुआत होती है 1983 में, जब आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामाराव ने एक अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुरू किया। इसमें वो रेड सैंडलवुड यानी लाल चंदन के बीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए रायलासीमा के ऊपर स्प्रे करते हैं। रायलासीमा को श्री कृष्णा देव आर्य की भूमि भी कहा जाता है, और इस एरिया में 4 डिस्ट्रिक्ट्स कुर्नूल, अनंतपुर, वाईएसआर एंड चित्तूर आती है। लेकिन देखा गया कि ये बीज सबसे ज्यादा शेषाचलम एरिया में ही उपजाऊ हैं, और शेषाचलम एरिया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए अपने देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन खाली ये इसी एरिया में उपजाऊ क्यों है? आखिर उस एरिया में ऐसा है क्या? देखो, अब सैंडलवुड यानी लाल चंदन के लिए कुछ आइडियल कंडीशंस होते हैं जो कि इसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला टेम्परेचर, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो। दूसरी है बारिश, जो कि लो से मॉडरेट होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रीज ड्राई कंडीशंस में भी रहने की क्षमता रखते हैं। तीसरी है सॉइल या मिट्टी, जो कि एसिडिक और लूमी होनी चाहिए, क्योंकि इन पेड़ों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, और इस टाइप की मिट्टी ज्यादा देर तक पानी को रुकने नहीं देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है धूप, जिसके लिए आंध्र प्रदेश एक बहुत सुटेबल जगह बन जाता है सैंडलवुड यानी लाल चंदन की ग्रोथ के लिए। इन सभी कारणों की वजह से रेड सैंडलवुड भारत के सिर्फ ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए 2010 में शेषाचलम हिल्स को यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर द्वारा भारत का 17th बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। साथ ही ये लकड़ी पूरे एशिया में बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है, और चाइना, जापान भारत से सबसे ज्यादा इसको इंपोर्ट करते हैं। दरअसल लाल चंदन जो है वो खाली दवाई बनाने के काम में ही नहीं आती है, बल्कि इसका हमारी धार्मिक चीजों में भी बहुत इस्तेमाल होता है। हमारे भारत में तो इसे बहुत सेक्रेड माना जाता है, और इसे भगवान की माला या स्टैचूज बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ये एरोमा थेरेपी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल जैसी चीज़ों में भी बहुत यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि ये पेड़ भारत में खाली एक ही जगह पे पाया जाता है, तो इसकी ग्रोथ होने में 50 से 60 साल तक का टाइम लग जाता है, और इसकी डिमांड इमेंस है, जिसकी वजह से इसका प्राइस आसमान छूता है। और एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लाल चंदन इंटरनेशनल मार्केट में 2 करोड़ पर टन के दाम पर बेची जाती है, और दाम बढ़ते ही इस पर नजर पड़ी इल्लीगल ट्रेडर्स की, जिसकी वजह से इसकी इल्लीगल ट्रेडिंग भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये आज के टाइम और भी ज्यादा रेयर हो गए हैं। साथ ही इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार दिसंबर 2022 में इसे शेड्यूल 2 के अंदर डाल दिया गया है। इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अनुसार लाल चंदन के इंपोर्ट पर अब रोक लगा दी गई है, पर इसके बावजूद ऐसी कई घटनाएं हुई है जिससे हमें इसकी इल्लीगल ट्रेडिंग के बहुत सारे सबूत मिलते हैं। जैसे कि जुलाई 2024 में DRI द्वारा 7.9 करोड़ का शिपमेंट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई से पकड़ा गया। इसमें 6 टन के लॉक्स थे, जिसे ग्रेनाइट मार्बल स्लैब बताकर सीरीड के द्वारा स्मगल किया जा रहा था। क्या आप जानते हैं इस लाल चंदन की ट्रेडिंग कब और किसने शुरू करी? तो इसके लिए हमें वीरापन की कहानी जाननी पड़ेगी। आप जान के हैरान होंगे, बट वीरापन को पाब्लो एस्कोबार का भारतीय स्वरूप माना जाता है। वो किंग ऑफ जंगल के नाम से मशहूर था। वीरापन व्हाइट सैंडलवुड का ट्रेड और स्मगलिंग कर्नाटक और तमिलनाडु से करता था, पर 1990 से 2020 के बीच वीरापन के मैन हंट के बाद उसके लिए काम करने वाले बहुत से लोगों पर इनकम का खतरा मंडराने लगा, और उनके पास अपना घर चलाने के लिए कोई जरिया नहीं था। तभी उन्हें शेषाचलम के लाल चंदन के बारे में पता लगा, और पैसे कमाने के लिए वो वहां चले गए। और लाल चंदन वीरापन से बहुत दूर था, तो अथॉरिटीज ने भी लाल चंदन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और सब बस सेफ्ड चंदन की इल्लीगल ट्रेडिंग पर नजर रखते थे। 2004 से 24 के बीच
शेषाचलम रेंजेस में जो ट्रेसपासर्स की संख्या थी वो कुछ 100 प्रतिदिन रहती थी, इसलिए फॉरेस्ट और पुलिस उन सबको नजरअंदाज कर देते थे और ये चीज उनके लिए इतनी इररिलेवेंट थी कि वो उन्हें वुड कटर्स और कूलीज बोलने लगे। पर देखते देखते ये सब बढ़ता गया और लाल चंदन की लकड़ियों को काट काट मद्रास और टूटीकोरिन पोर्ट पर भेजा जाने लगा और वहां से इसे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़े स्केल पर बेचे जाने लगा। एक इंटरव्यू के दौरान एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर लाल चंदन की स्मगलिंग के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि लाल चंदन की जो कॉटेज इंडस्ट्री से शुरू हुई थी वो आज करोड़ों का ग्लोबल बिजनेस बन गई है। पर कुछ लोग लाल चंदन की लकड़ी को छोटे पैमाने पर ले जाकर मद्रास में बेचते हैं, जहां उसके खिलौने बनाकर चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देशों में बेचा जाता है। 1990 के बाद कुछ बदलाव दिखा जहां चाइना ने पूरे लॉक्स की डिमांड करनी शुरू कर दी। अब वो इस लकड़ी यानी लाल चंदन अपने देश में मंगाकर इसके खिलौने या फर्नीचर बनाने लगे और देखते ही देखते इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ने ही लगी और कुछ बिचौलियों को ये बात समझ आ गई और उन्होंने इल्लीगली इसे बेचने का काम शुरू कर दिया और इस काम के लिए ज्यादातर मलाई मैन को चुना गया। इसमें से ज्यादातर लोग जो थे वो 20 साल के एज के अराउंड थे और वो मलाई हिल्स ट्राइब से आते थे और तमिलनाडु की तिरुवन्नामलाई, सेलम, धर्मपुरी और विलुपुरम जिलों में रहते थे और ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण उनके पास पैसे कमाने के कोई ज्यादा जरिए भी नहीं होते थे। और इन लोगों को चुनने का सबसे बड़े कारणों में से एक कारण था कि वो शेषाचलम हिल्स के जंगलों से और रास्तों से वाकिफ थे और जरूरत पड़ने पे वो पुलिस की रेड से भागने और कूदने में भी तेज थे। और दूसरा कारण ये भी था कि वो थोड़े से खाने और शराब के ऊपर जंगलों में कई दिनों तक रह सकते थे, जो कि उन्हें इस स्मगलिंग के काम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना देती है। कुछ रिपोर्ट्स में टास्क फोर्स ने यह भी बताया कि मलाई मैन की तेजी और लचीलापन की वजह से उन्हें पकड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। बाद में उन्हें रेड सैंडर्स स्मगलर्स के नाम से जाने जाने लगा। हर वुड कटर को 5,000 रुपए 50 किलो की लॉक्स के बदले दिया जाता था। आगे इसे ट्रक्स और लॉरीज के जरिए कार्टिगन हली में बने हुए वेयर हाउसेस में भेजा जाता था। इसकी असली कीमत से अनजान जो बिचौलिए थे उन्होंने इसे कुछ हजार के प्रॉफिट्स पे आगे बेच दिया, ये ना जानते हुए कि इसकी कीमत करोड़ों में है। और ये सिलसिला यही नहीं रुका, वुड कटर्स ने पूरे शेषाचलम पर धीरे धीरे अपना कब्जा कर लिया और 2013 में तो 200 वुड कटर्स ने 200 फॉरेस्ट ऑफिशियल्स पे हमला करके उन्हें मार भी दिया। इस इवेंट के बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने एपी रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स बनाई, जिससे वो फॉरेस्ट ऑफिशियल की सेफ्टी इंश्योर कर पाए। और 2015 में यही टास्क फोर्स 10 टन के कंसाइनमेंट को पकड़ती है जो कि चाइना भेजा जा रहा था। चेन्नई, कोची और मुंबई के सी पोर्ट्स के द्वारा लॉक्स को चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया, यूरोप और यूएस जैसे कई सारे देशों में भेजा जाता है। ऐसा देखा गया है कि 2019 में जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट के दौरान स्मगलिंग में बूस्ट आया। इवन टास्क फोर्स को कोई ऑपरेशन करने के लिए मंजूरी भी नहीं मिलती थी। अब इस प्रॉब्लम को लेके मेरे दिमाग में तो क्लियरली कुछ सवाल आते हैं। पहला, अगर पुष्पा मूवी के डायरेक्टर्स, राइटर्स को पता है इस पूरे इलीगल स्मगलिंग एंड लाल चंदन के बारे में जो इतने बड़े स्केल पे चल रहा है इस देश के अंदर, तो क्या अथॉरिटीज और सरकार को नहीं पता होगा जो ये सब चल रहा है? और अगर जानती है तो इस रेयर लाल चंदन की लकड़ी को इलीगल ट्रेड से बचाने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि शायद मे भी कहीं ना कहीं अथॉरिटीज या सरकार भी किसी ना किसी लेवल पे इस इलीगल ट्रेडिंग में वो भी हिस्सेदार है। अब ये तो क्वेश्चन है अभी भी और हमें पता नहीं इसका आंसर में कहीं मिलेगा भी या नहीं, लेकिन आप कमेंट्स में जरूर बताना आपके ओपिनियन क्या है इस टॉपिक और इलीगल ट्रेडिंग के ऊपर, और गवर्नमेंट का एंगल आपको कैसा दिखता है इस पूरे ट्रेडिंग के अंदर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय।